हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फरीदाबाद के सेक्टर 31 के रहने वाले रामकृपाल सिंह नाम के शख्स ने शनिवार रात एक होटल की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या से पहले रामकृपाल सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें कई लोगों से पैसों की लेनदेन की बात की गई। वहीं मृतक रामकृपाल के कल दोपहर 12 बजे से ही घर से बाहर निकले थे और रात तक घर नहीं आए। जब उन्होंने फोन करके पता किया तो रामकृपाल ने बताया कि वो अगले दिन सुबह घर आएंगे। रामकृपाल के बेटे ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा सुबह फोन आया कि उनके पिता एक होटल की छत से कूदकर आत्महत्या उन्होंने की है। मृतक व्यक्ति का बसंतपुर में अपनी बेकरी की दुकान है, जिसे वो खुद चलाते हैं। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकार किसानों की बातचीत बन नहीं पा रही। ऐसे में अलग अलग राजनेता किसानों के धरने पर पहुंचकर सियासी हलचल को तेज कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। वहां बैठे और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 51,000 रुपए सहयोग भी किया। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है, सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए। जो इतने दिन से बैठे इस ठंड में सारे किसान भाई, उनकी जो मांग है वो जायज है और उनका पहले दिन से हम समर्थन कर रहे हैं। और कल जो वार्ता 29 तारीख रखी है, मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि ये कानून जो है वापस ले। यमुनानगर में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिखता। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी और अब इस अल्पमत की सरकार के गिरने का समय भी आ चुका है। सैलजा ने कहा कि चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे सहयोगी दल के हों या फिर निर्दलीय विधायक, हर कोई अपने मन की आवाज सुने और बाहर आए। सैलजा ने यह भी कहा कि कायदे कानून उस वक्त बनाए जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है या लोग उसके लिए मांग करते हैं, लेकिन तीनों कृषि कानूनों की ना तो आवश्यकता थी और ना ही किसानों ने इनकी मांग की, मगर फिर भी काले कानून बनाकर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर है। देखिए, बात ये होती है कि जनता के दम पर चलता है सब कुछ, और आप लोगों की भावना देखिए। सर्वे वगैरह अलग चीज है, लेकिन आप किसी भी जनमानस से बात करके देख लीजिए आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है देश की और हमारे प्रदेश की। किसान जिस तरह से ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और किसान ऐसी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर बैठे, जगह जगह बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी कठोर सरकार है, कठोर हृदय लोग हैं ये, कि किसी की व्यथा इनसे देखी नहीं जाती। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों का मुनाफा देना उनका देखते हैं, किसानों का दर्द ये नहीं देख पा रहे हैं। कायदे कानून तभी बनते हैं जब लोगों की कोई इच्छा होती है या ज़रूरत होती है। यहाँ पर किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं थी, ना किसी किसान ने, संगठन ने ये मांग की, और आप इस तरह के काले कानून ले आए। और आज अब क्या करे इंसान, क्या करे, सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आपने देखा कि क्या हुआ जब वो किसानों की पंचायत करने जा रहे थे। देखिए, ये जग जाहिर बात है, आप सब देख रहे हैं कि कितने MLA पब्लिक में, मीडिया के सामने खुद ऐसी बात कर चुके हैं। बीजेपी के MLA कोई धरने पे बैठा होता है, इनके सहयोगी दल के MLA हों, उनके बारे में आपने देख लिया, वो खुद बाहर आकर बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ सुननी चाहिए, और वो सब बाहर आए। इनका विश्वास ही नहीं है किसी भी प्रणाली में, ना संसदीय प्रणाली में, विधानसभा देख लो, कहीं भी देख लो, इनका विश्वास ही नहीं है। तो तानाशाह लोग हैं, तानाशाह सरकार है, लेकिन ऐसे लोगों के दिन लग जाते हैं।
और अब इनके दिन लगेंगे। ये गिर सकती है, कैसे नहीं गिरेगी? अल्पमत की सरकार है पहले से भी, और जो चाहे इनके एमएलए हों, चाहे सहयोगी दल के एमएलए हों, चाहे इंडिपेंडेंट्स हों, मन की बात सुने, अपने लोगों की बात सुने और बाहर आए। ग्राम सचिव की भर्ती रद्द किए जाने के मामले पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर हमला किया। किरण चौधरी ने कहा कि 2016 से प्रदेश में पेपर लीक का सिलसिला जारी है। इस दौरान कई भर्तियां रद्द हो चुकी हैं और किरण चौधरी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। गौरतलब है कि 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षाएं हुई थी, जिसमें करीब 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को रद्द कर दिया गया। युवकों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जो इस तरह के काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और इस सरकार के कार्यकाल में कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए तो ये है। और पारदर्शिता जो सरकार जिसका दम भरती है, ये साफ स्पष्ट तरीके से पारदर्शिता नजर आ रही है कि किस तरह से युवकों के साथ मजाक किया जा रहा है। 6 लाख बच्चों ने ये पेपर दिए हैं, उनका क्या हाल होगा? और आज जो है कितना परेशानियों के साथ झेलकर उन्होंने पेपर दिए होंगे, पैसे खर्च करे होंगे, मेहनत करी होगी। आज वो पेपर रद्द करके इसलिए हो गया कि पेपर लीक हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज हरियाणा के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की जो दरें हैं वो सबसे ज्यादा अव्वल उसके ऊपर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये सरकार क्या कर रही है? वायदे करती है 75% युवकों को रोजगार देने के, बार बार जो है ये पेपर जो है का सिलसिला जो है ये लीक हो चुका है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं रादौर के गांव धौलरा में किसान संवाद कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है, जिसके चलते सीएम और डिप्टी सीएम अपने गृह क्षेत्र में भी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम और गृह मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर सरकार के 5 साल तक चलने का हवाला दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस अब बजट सत्र से पहले सरकार से आपात सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही है, ताकि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये जान सके कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन नहीं। मंत्री और गृह मंत्री जी से जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी मिले हमारे हरियाणा के, तो हम सोचते थे कि वहां से निकलने के बाद प्रेस में आके कहेंगे कि हमने किसान की बात करी है, किसान के हम पैरवी करके आए हैं। मगर बाहर निकलते उन्होंने कहा कि हम अपनी कुर्सी की पैरवी करके आए हैं और हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे, हमारी कुर्सी सुरक्षित है। हमारा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हमें समय मिले और आपात सत्र बुलाया जाए। बजट सत्र की भी हम नहीं एंजॉय करना चाहते और किसान के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं हम सरकार के खिलाफ, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। आज स्थिति ये हो गई कि मुख्यमंत्री हों, वे अपने गृह क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। और जब किसान के मुद्दे पे जिस दिन जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस दिन ये स्पष्ट होगा कि कौन सा विधायक किस जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार। वहीं यमुनानगर के गांव डमोली में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम की सूचना पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं किसान यूनियन के नेताओं ने डमोली में शक्ति केंद्र प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ता राम जतन द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने रविवार को स्थानीय शिवदाल मिल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में करीब 2250 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पानी की समस्या है और इस दौरान किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि वार्ता से ही आंदोलन का हल निकलेगा। किसानों के आंदोलन को बहुत दिन हो चुके हैं, जितना जल्दी समाधान हो जाए उतना ही अच्छा है।
हम किसान के साथ हैं, किसान हमारे साथ है। ठीक है, कई जगह उनको जिन चीज़ों का सही नहीं पता तो उनको बताने में कहीं ना कहीं चूक रही है। जैसे जैसे सही रिजल्ट आएंगे, और प्रधानमंत्री भी, देश के कृषि मंत्री से भी मैं भी कई बार मिल चुका हूँ, हम सांसदों के साथ भी मिले हैं। कोई ना कोई मुझे लगता है कि रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और जितना जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलना तो दूर, कोहाना के खानपुर में स्थित बीपीएस यूनिवर्सिटी के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से भी सैलरी नहीं मिल रही है। वेतन न मिलने से प्रोफेसर पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय के बाहर गेट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादातर महिलाएं हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मांगे न माने जाने पर भूख हड़ताल की धमकी भी दी है। हमारी जो मांग है 7वें पे आयोग के अनुसार जो हमारा न्यूनतम वेतन है 57,700 रुपये, वो दिया जाए। 19 सितंबर 2019 को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको पास किया था। उसके बाद 14 नवंबर 2019 को ईसी की मीटिंग में उसको पास किया था। 16 महीने हो चुके हैं, वो नहीं मिला। और पिछले 7 महीने से हमारा जो पुराना वेतन था वो भी नहीं मिला है। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली कूच के लिए टीकरी बॉर्डर पर तैयारियां तेज हैं। यहां 19 जनवरी को किसान और पूर्व सैनिक ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 जनवरी को किसान शांतिपूर्ण तरीके से परेड करेंगे। इसके लिए हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। इसमें हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली महिला किसानों की भी होगी। इसके साथ ही 18 जनवरी को महिला किसान दिवस पर धरना स्थल का संचालन और भूख हड़ताल महिलाएं करेंगी। इसके साथ ही किसानों ने एनआईए की नोटिस का भी विरोध किया। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वो विधायकों के पास जाकर के किसानों के समर्थन में इस्तीफा मांगेंगे। सरकार को कि हम परेड कर ताकि उस परेड को कम ना होने दें। गणतंत्र दिवस की परेड कम छोटी। संयुक्त मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा है। जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगी। खट्टर सरकार जो हरियाणा की है। सोहना में कोरोना वैक्सीन के टीके 18 जनवरी से लगाए जाएंगे। पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से की जाएगी, जिसके लिए अब तैयारियां हो चुकी हैं। अन्य विभाग और लोगों को अब इस दौरान वैक्सीन दी जाएगी, जिसका केंद्र सोहना की तिरपत कॉलोनी में बने बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में बनाया गया, जहां रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। सोहना शहर में हमारे यहाँ पर निरंकारी कॉलेज हैं जो तिब्बत कॉलोनी में स्थित है। तो वहाँ पर पहले चरण में सोमवार से यानी कि दिनांक 18 जनवरी से लगाई जाएगी। और इसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो सरकारी सिस्टम से हैं या प्राइवेट सिस्टम से हैं, उनको लगाई जाएगी। और इसके लिए रैंडमली उनके पास मोबाइल पर मैसेज आएंगे, SMS आएंगे। उसमें डेट, टाइम और प्लेस कि उनको किस जगह लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे, किस तारीख को लगेंगे, ये मैसेज आएंगे उनके मोबाइल पर। उस हिसाब से वो अपने आप को जा सकते हैं। सोहना के बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी कॉलेज और वार्ड नंबर 13 पहाड़ कॉलोनी के पास नगर परिषद की लापरवाही की वजह से कूड़े का ढेर लगा है। परिषद द्वारा कई सालों से यहां कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे यहां पर अब गंदगी का पहाड़ बन चुका है। लोगों की शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जरा सोचिए, आप जिस बस्ती में रहते हो, जहां से हर रोज आपको गुजरना होता हो, या फिर जहां बैठकर आप शिक्षा ले रहे हो, और अगर वहीं गंदगी का ढेर हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ यही हाल सोहना के बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी कॉलेज और वार्ड नंबर 13 पहाड़ कॉलोनी में रहने वाले लोगों का है, जहां सालों से कॉलेज और कॉलोनी के बीच में कूड़े का ढेर नगर परिषद की ओर से डाला जा रहा है। कूड़े की वजह से न सिर्फ यहाँ के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। खासकर गुरबचन सिंह निरंकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जब वो कॉलेज में शिक्षा ले रहे होते हैं, तब कूड़े की बदबू की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है।
सर यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से सुबह जाता हूँ, शाम को जाता सर, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और सर कई बार ऐसी हवा चलती है कि कॉलेज में भी स्मेल आने लगती है। तो हमारे सर भी एसडीएम मैम को ज्ञापन दे के आए थे पहले, बट उसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए, इसको हटाया जाए, ताकि हम लोगों को गंदगी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कूड़े की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कूड़े से बदबू कम फैले, इसको लेकर कुछ दिन पहले यहाँ पर केमिकल का छिड़काव किया गया था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने न सिर्फ एलर्जी की शिकायत की, बल्कि कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो कूड़ा पड़ा हुआ है ये पहाड़ कॉलोनी और NBGSM कॉलेज है, यहाँ पर एक ही कॉलेज है सोहना का एकमात्र, उसके बिल्कुल बीचों बीच पड़ा है। कॉलोनी भी इसके नजदीक है और कॉलेज भी इसके नजदीक है जी। और इस कूड़े से कॉलेज और कॉलोनी वालों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इस कूड़े की हमने कंप्लेंट पहले भी दी है, इसका ज्ञापन भी दे के आए हैं, हम एसडीएम मैडम को भी दे के आए हैं, नगर परिषद में भी दे के आए हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने बातें की हैं, इसका कोई समाधान नहीं किया है। बीच में इस कूड़े में अभी 15-20 दिन पहले कुछ आग लगाई गई थी, कोई केमिकल भी यहाँ पर डाल के जाते हैं, तो उस केमिकल की वजह से हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग बीमार भी हो गए थे, उनको एलर्जी हो गई थी और कुछ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो गई थी। और इस कूड़े से नगर परिषद को हमने कई बार बोला है, कई बार लोगों को रोकने की भी कोशिश की है कि भाई यहाँ पे ना डालें, लेकिन वो कहते हैं जी नगर परिषद वालों ने हमें यहीं पे कहा है कि यहीं पे कूड़ा डालो, यही डंपिंग स्टेशन है। एक बार हमने ज्ञापन दिया था कॉलेज के साथ मिलकर, तो मैडम एसडीएम मैडम बोली कि भाई यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनेगा और ये जो आपकी समस्या है ये कुछ ही दिनों में हल हो जाएगी, लेकिन उस बात को लगभग 1.5 साल हो गया, इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पुराना अलवर मार्ग, पहाड़ कॉलोनी, वार्ड नंबर 13 और निरंकारी कॉलेज के पास सड़क के दोनों ओर परिषद प्रशासन की ओर से कस्बे की तमाम गंदगी ट्रैक्टरों में भरकर यहां डालकर कूड़े का पहाड़ बना दिया गया है। परिषद की ओर से डाली जाने वाली गंदगी में सारा दिन आवारा पशुओं के अलावा यहां पर चील मंडराती रहती हैं। वहीं जब यहां कूड़ा डालने को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों से पूछा गया कि यहाँ कूड़ा क्यों डालते हो, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सफाई ठेकेदार और परिषद अधिकारियों के कहने पर वो यहाँ पर कई सालों से कूड़ा डाल रहे हैं। कमेटी का ठेका ले रखा है। अच्छा, डोर टू डोर। अच्छा, जो घरों से कूड़ा देते हैं। अच्छा, तो ये जो कूड़ा आप यहाँ पे डालते हो, इसके लिए आपने नगर परिषद ने कहा है या अपनी मर्जी से डाल के जाते हो? ये हमारे ठेकेदार ने कहा है। कौन है आपका ठेकेदार? अच्छा, और नगर परिषद ने क्या कहा है? नगर परिषद वाले भी यहीं गिरते हैं और आप भी यहीं गिरते हो। अच्छा, जो ये कूड़ा डालते हो आप यहाँ कॉलेज के पास, इसके लिए आपको ठेकेदार ने कहा है नगर परिषद ने? ये नगर पालिका ने। नगर परिषद ने कहा है। कितने दिन से डाल रहे हो यहाँ पे आप? ये हो गए कम से कम, हमने तो 1 साल हो गया हमें तो। अच्छा, तो यहीं डाल रहे हो तभी से? पूरे शहर का यहीं डालते हो या उधर बनवाड़ी भी लेके जाते हैं कुछ कूड़ा? पूरा शहर का यहीं डाल रहा है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब कॉलेज प्रशासन और स्थानीय लोग नगर परिषद से एसडीएम तक से शिकायत लगाकर बार बार यहां से कूड़े की समस्या खत्म करने की गुहार लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी आश्वासन नहीं देते, वो आश्वासन भी देते हैं, बस समस्याओं का समाधान ही नहीं करते हैं, जिससे यहां के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रशासन को चाहिए कि कॉलोनी और कॉलेज के बीच कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाए, ताकि लोग राहत की सांस ले सके। सोहना से हरियाणा न्यूज के लिए सतीश राघव की रिपोर्ट। हांसी के तिकोना पार्क में हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार 16वें दिन भी धरना जारी है। ये धरना समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी की अध्यक्षता में दिया जा रहा है। शहर की अलग अलग संस्थाओं द्वारा इस धरने को समर्थन दे करके धरने पर बैठे आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी ने बताया कि हांसी को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार 16वें दिन भी उनका धरना जारी है। जब तक जिला नहीं बनता तब तक वो और उनके साथी धरने पर बैठे रहेंगे। यमुनानगर में पांजूपुर के पास कार में एक व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया, जिसकी आसपास के लोगों ने ही पुलिस को जानकारी दी। वहीं कार में शव मिलने की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर थाना सदर पुलिस सीआईए टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
अभी इसका जयपाल नैन इसका नाम है, जो इसकी कागजों से देखा गया है। इसके संबंध में एक FIR, इसकी गुमशुदगी की FIR थाना सीवन में भी दर्ज हुई है। रात को SHO सीवन से बात होगी है, वहाँ की टीम भी आने लग रही है और सीन ऑफ क्राइम भी हमें मौके बुला लिया। हालात से ये लगता है भी इसका बाहर कहीं हत्या करके यहाँ लेके आई हुई है। जो गाड़ी देखने से लगती है गाड़ी धंसने की वजह से छोड़ के भाग गई है। हांसी शहर की जगदीश कॉलोनी में एक नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने का एक गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला को लिवर पेन हुआ था और महिला का पति उसे नर्सिंग होम लेकर के पहुंचा। महिला ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने परिवार को महिला से नहीं मिलने दिया। डॉक्टर परिवार को गुमराह करता रहा और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे हिसार रेफर कर दिया गया। जब परिजन महिला को हिसार के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल की डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल की महिला डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसमें करनाल की CI-A1 टीम ने चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 4 लूट की वारदातों का इस दौरान खुलासा हुआ, जिसमें से एक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए लुटेरे गैंग की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से उस बाइक को भी बरामद किया जिस पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे और साथ ही साथ बाकी सामान को भी इस दौरान बरामद करने की जो कोशिश थी वो उनकी सार्थक रही और हालांकि आगे भी दूसरे मामलों के खुलासे के लिए पूछताछ की जा रही है। दो युवक पानीपत से 3 लाख का कैश लेकर आ रहे थे न्यू चारचमन में। जैसे ही वो घर के पास उतरे इतने में पल्सर पे 2 युवक आए और हाथ से बैग स्नैच करके ले गए, जिसमें 3 लाख की राशि थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमें फर्दर हैंडओवर की गई थी। और कल हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को अरेस्ट किया पल्सर मोटरसाइकिल पे, जिनके नाम है एक का अमित है, एक का संदीप है और एक का सूरज है, जिन्होंने पूछताछ में हमारे को इस वारदात का खुलासा किया है और इनका रिमांड लिया गया 19 तारीख तक। और इसके अलावा इन्होंने 3 वारदात का और बताया, जिसमें एक रमेश नगर में एक चैन स्नैचिंग की और एक सेक्टर 13 में एक युवक से चैन स्नैचिंग थी और एक सेक्टर 6 में एक लेडी से चैन स्नैच की हुई है इन्होंने। फिलहाल